20 लाख से ऊपर का लोन डीआरटी में जा सकता है। डीआरटी भी एक कोर्ट ही है, लेकिन अगर 20 लाख रुपए तक का लोन आप माफ़ करवाना चाहते हैं तो यही प्रोसेस आपके काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी इन फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर अप टू 20 लाख्स का कोई भी अनसिक्योर्ड लोन है, मैं सिक्योर्ड लोन की बात नहीं कर रहा, अनसिक्योर्ड लोन है, तो आप किस तरीके से लोन को माफ़ करवा सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जहां आपने कोई गारंटी नहीं दे रखी किसी भी चीज़ की। उदाहरण के तौर पर क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखते हैं, न कोई सोना चांदी देते हैं, न कोई सामान देते हैं, न कोई गाड़ी बंगला देते हैं। जहाँ आपने कुछ भी मॉर्गेज नहीं कर रखा, कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है, वो एक अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन के उदाहरण क्या क्या है? सबसे बड़ा उदाहरण तो क्रेडिट कार्ड है, जहाँ आपसे कुछ नहीं मांगा जाता है और आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। और क्रेडिट कार्ड दिया किस आधार पर जाता है? आपकी सैलरी के आधार पर। लेकिन आपने अपनी सैलरी वहाँ कोई मॉर्गेज करके नहीं रख दी कि भाई जो भी तनख्वाह है वो तुम्हारे पास रखी रहेगी। इसके अलावा ये कोई पर्सनल लोन भी हो सकता है, कोई एजुकेशन लोन भी हो सकता है, कोई बिजनेस लोन भी हो सकता है। बेसिकली कोई भी एक ऐसा लोन, क्रेडिट कार्ड भी लोन ही है, जहां आपने कुछ भी दे नहीं रखा है, वो है एक अनसिक्योर्ड लोन। और 20 लाख रुपए तक के अनसिक्योर्ड लोन किस तरीके से माफ़ करवा सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी, पूरा का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो अगर आपके ऊपर कर्ज है और रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, नॉन स्टॉप कॉल करके, घर पर विजिट करके, ऑफिस जाकर या अन्य किसी भी तरीके से, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके लोन को माफ़ करवा सकते हैं और इसके बाद रिकवरी एजेंट से भी राहत पा सकते हैं। वैसे आप इसे माफ़ करवाएं उससे पहले रिकवरी एजेंट से राहत पाने का मैं क्विक तरीका आपको बताता हूँ। मोबाइल की सेटिंग्स में जाइए और वहाँ जाकर जितने भी अननोन नंबर्स उनको ब्लॉक कर दीजिए। एकदम एक भी कॉल नहीं आएगी, इंस्टेंट रिलीफ है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की कि हम किस तरीके से लोन को माफ़ करवाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, कब ये एलिजिबल होता है माफ़ी के लिए। जब आप लोन लेते हैं तो वहाँ पर आपसे एक सिग्नेचर ले लिया जाता है, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें यह कहा जाता है कि हर महीने एक निश्चित तिथि को एक निश्चित अमाउंट एज एन ईएमआई निकल कर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से लेंडर के अकाउंट में चला जाएगा। लेंडर कौन है? आपका बैंक या वो एनबीएफसी कंपनी जहां से आपने लोन ले रखा है। और यही प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आपके पूरे लोन का भुगतान न हो जाए। लेकिन अगर किसी वजह से अब आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें आपका कोई जॉब लॉस हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि कोई एक ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आप नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपने इतने अधिक लोन और क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं कि अब आपका जो खर्च है, आपकी जो सैलरी है, उससे कहीं ज़्यादा तो आपकी ईएमआई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है दे पाना। और उसके बाद आप डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट करने के बहुत सारे डाउन साइड्स हैं। सबसे बड़ा डाउन साइड तो ये है कि आपको रिकवरी वाले परेशान करने लग जाते हैं। इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि आप चैन की सांस नहीं ले पाते। कॉल पर आपको गाली गलौज करते हैं, डराते धमकाते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप कितने नालायक इंसान हैं। ये नहीं बताते हैं कि भाई आप एक मजबूर इंसान हैं, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं, बल्कि वो आपको ये कहते हैं कि अगर पैसा था नहीं तो पैसा लिया क्यों। जब आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, वहाँ पर रिकवरी एजेंट्स की हैरेसमेंट शुरू हो जाती है। इसके अलावा और क्या होता है? आपके पास डिमांड नोटिस आनी शुरू हो जाती है वकील की, आपके पास रिकॉल नोटिस आनी शुरू हो जाती है वकील की। और अगर 3 ईएमआईज एक के बाद एक आपकी डिफ़ॉल्ट हो गई तो अंडर सेक्शन 25 वो कोर्ट में भी जा सकते हैं, ईसीएस बाउंस का केस लगा सकते हैं। तो वो भी एक हेडेक है आपके लिए, क्योंकि कौन से शहर में वो आपके खिलाफ केस करेंगे आपको नहीं पता, और जिस किसी भी शहर में करेंगे आपको वहाँ जाकर ही उसको फाइट करना है, उसको हैंडल करना है। और जब भी फिर कभी हियरिंग की डेट आएगी तो फिर आपको जाना है। अगर मान लीजिए कि आप रहते हैं मुंबई में तो कहीं अहमदाबाद में जाकर आपका केस होगा। अगर आप रहते हैं बेंगलोर में तो कहीं कोलकाता में जाकर आपका केस होगा।
तो इस तरीके से बहुत ही दूर आपका केस कर दिया जाता है और वहाँ पर आपको जाना होता है। ये एक परेशानी है, क्योंकि एडवोकेट का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है। जॉब अगर आप करते हैं तो वहाँ पैसे कटते हैं, तो पैसे आने तो है नहीं, खर्च और हो गया। तो इस तरीके से ईएमआईज़ को डिफ़ॉल्ट करने के बहुत सारे नुकसान हैं। जो कांस्टेंट हेडेक है आपके सिर के ऊपर, वो तो होना ही है, क्योंकि अब ये जो कॉल्स होती है ये आप तक सीमित नहीं रहती। ये होम विजिट्स जो है ये आप तक सीमित नहीं रहती। अब ये कॉल्स आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स तक चली जाती है। ये होम विजिट्स जो है ये अब आपके होम तक नहीं होकर आपके ऑफिस तक चली जाती है, और इसलिए आप कांस्टेंट एक डर में, एक चिंता में रहते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप उनका पेमेंट कर दें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनका पैसा दे दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोर्ट में खड़े होकर भी आप यही बात कहेंगे। जब पैसे है नहीं तो आपको कोई सा भी पनिशमेंट दे दिया जाए, उससे कोई भी इनकम स्ट्रीम तो जनरेट होने वाली है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो चिंता करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि जितनी जल्दी हो सकता है इनका पैसा आप दे दें, क्योंकि अगर आप इनका पैसा देंगे तभी ये पीछा छोड़ेंगे। अब सवाल ये है कि ये 20 लाख का जो लोन है इसको माफ़ कैसे करवाएं? तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब आप लगातार 3 महीने तक इनका पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को क्लासिफाई कर दिया जाता है एज एन एनपीए। एनपीए क्या होता है? बैंकिंग की भाषा में एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये जो पैसा आपको बैंक देता है ये एक एसेट है इनके लिए। एसेट क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी संपत्ति जो आपको कमा कर देती है। उदाहरण के तौर पर आपने एक कार खरीदी, किराए पर लगा दी, कार अब आपको पैसे कमा कर देती है, तो कार आपके लिए एसेट है। लेकिन अगर आपने उसी कार को किराए पर नहीं लगाया और अपने खुद के यूज़ में लेते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, फैमिली आउटिंग के लिए जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, तो कार को मेंटेनेंस भी चाहिए। 1 रुपया वो आपको कमा कर दे नहीं रही, उल्टा आपके ही पॉकेट से पैसे निकल रहा है। तो यह है लाइबिलिटीज़। तो ध्यान रखिए, दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, एक है एसेट्स एंड दूसरी होती है लाइबिलिटीज़। बेवकूफ़ लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं, कार खरीदी खुद के यूज़ में लेने के लिए। समझदार एसेट्स खरीदते हैं, वो भी कार की जितना ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे लेकिन उसे किराए पर चलाएंगे ताकि उनकी और अधिक इनकम आए। जैसे जैसे आपका एसेट्स बढ़ता है आप अमीर होते हैं, और जैसे जैसे आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ती है आप गरीब होते हैं। बैंक के लिए ये पैसा लाइबिलिटी नहीं बल्कि एसेट होता है, आपको देते हैं और आपसे पैसा कमाते हैं। लेकिन कभी कभी ये एसेट उनके लिए एक लाइबिलिटी भी बन जाता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने आपको पैसा दिया, अब आप वो पैसा चुका नहीं रहे, तो वो हो गया है एक ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए। लगातार 90 डेज तक अगर आपने उनका पेमेंट नहीं किया तो ऐसा मान लिया जाता है कि हमारा ये एसेट अब एनपीए हो चुका है। 90 डेज़ के बाद जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर केस करे ही, हो सकता है वो 9 महीने तक इंतज़ार करे, हो सकता है वो 12 महीने तक इंतज़ार करे। लेकिन जो भी है, लगभग 6 महीने के बाद वो ऐसा समझते हैं, वो ऐसा एज्यूम करते हैं कि भाई शायद अब ये पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि 6-7 महीने तक हमने इनको बहुत सारे रिमाइंडर्स भेजे, डराया भी है, धमकाया भी है, रिकवरी एजेंट्स उनके घर पर भेजा है, उनके ऑफिस में भेजा है, बावजूद इसके ये पैसा नहीं दे रहा है, तो शायद ये पैसा अब हमारा न निकल पाए। तो अब उनका उद्देश्य होता है कि पूरा नहीं तो कुछ पैसा ही निकल जाए। तो वो आपसे कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर आप 100% नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 80% पैसा दे दो। उदाहरण के लिए अगर आपने 1 लाख रुपया ले रखा है तो 80,000 रुपीज़ आपसे मांगते हैं और 20,000 रुपया आपका माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और बोलते हैं कि सेटलमेंट आप करवा लीजिए। तो इस तरीके से आपको 20% डिस्काउंट देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको और अधिक डिस्काउंट पाना है या और अधिक इसको माफ़ करवाना है, तो आपको उसको और अधिक इंतज़ार करवाना है। यानी कि अगर आप लगभग 12 महीने तक पैसे नहीं देते हैं, अगर है तो दे दीजिए, अगेन नहीं है तब की बात है। अगर 12 महीने तक भी आप इनका पैसा नहीं देते हैं, आपको और अधिक डिस्काउंट देते हैं। आपको कहेंगे कि चलो एक काम करो, आप 60% पैसा दे दो, 40% हम आपका माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और इस तरीके से आप जितना उनको इंतज़ार करवाएंगे, जब 16 महीने हो जाएंगे, 18 महीने हो जाएंगे, 20 महीने हो जाएंगे, तो ये आपका ये लोन माफ़ कर देंगे। कितना माफ़ कर देंगे?
कई कई बार तो ये 80% माफ़ कर देते हैं। यानी कि अगर 20 लाख रुपए का आपका लोन है तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 लाख रुपए में आपका सेटलमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 80% तक भी इसे माफ़ करवा सकते हैं। ध्यान रखिए, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसमें बैंक अगर चाहे तो ही माफ़ कर सकता है। आपने जो किसानों के लोन माफ़ होते हैं सुना होगा, वो किसानों के होते हैं। पर्सनल लोन वैसे कभी माफ़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप 80% तक इसको माफ़ करवा सकते हैं। 30% स्टैंडर्ड, 20% में भी ये आपको सेटलमेंट दे सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का डेट है तो घबराए नहीं, पैसे हैं तो दे दीजिए, नहीं है तो इंतज़ार कीजिए। 30%, 20% इकट्ठा कीजिए, वो भी अभी आपको इमीडिएट नहीं करना है। 1.5-2 साल का समय आपके पास है, क्योंकि उससे पहले वो सेटलमेंट आपको ऑफर भी शायद नहीं करेंगे, और तब तक आप इस पैसे को इकट्ठा कीजिए। तो आपने करवा लिया है लगभग 70 to 80% लोन माफ़। अब यार 20% तो आप दे ही सकते हो, आखिर आपने उनके पैसे लिए हैं। अब आप कहीं कोई पैसे ले लो और आपको नहीं दे तो आपको कैसा लगेगा? तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका 20 लाख रुपए तक का लोन माफ़ करवा सकता है, जहां आप सिर्फ और सिर्फ 20% पैसा देकर पूरी तरीके से इस लोन के ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, आपको पता चला होगा कि किस तरीके से आपके लोन की माफ़ी हो सकती है, किस तरीके से आप सेटलमेंट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसी जानकारी की तलाश और भी कई लोगों को होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब शेयर करते हैं तो केयर करते हैं आप। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह के वीडियोस में लेकर आता रहता हूं। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करना है। इससे जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का लोन है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरीके से बाहर निकलूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आपके पास कोई लीगल नोटिस आ गया है, कोई डिमांड नोटिस आ गया है, कोई रिकॉल का नोटिस आ गया है, कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया है, या फिर सपोज कीजिए कि कोई लोक अदालत का नोटिस आ गया। लोक अदालत तो अभी इस समय इस महीने है नहीं, लेकिन कोई लोक अदालत का कभी कोई नोटिस आया हो या आ गया हो और आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, या फिर सपोज कीजिए आपके ऊपर कोई केस हो गया अंडर सेक्शन 25 हो गया, ACS बाउंस का, 138 में आपके ऊपर केस हो गया, चेक बाउंस का, आपके सिटी के बाहर हो गया, कहीं भी हो गया, कुछ भी हो गया, वारंट इशू हो गया, बेल चाहिए, एनीथिंग, स्क्रीन के ऊपर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज मिलेगा। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो जल्दी ऑन कॉल हम कनेक्ट हो जाएंगे और 1-on-1 आप कंसल्टेशन इस तरीके से मुझसे पर्सनली ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे जल्दी अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। बाय।